गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आप देखिए, हमने चैप्टर स्टार्ट किया हुआ था स्पेशल इंसेंटिव्स का, है ना। स्पेशल इंसेंटिव्स में आपका जो फर्स्ट इंसेंटिव है डीएनएस अलाउंस, वो हो चुका था। उसके बाद देखिए सेकंड हमारा आता है प्रॉफिट शेयरिंग। अब ये कैसा इंसेंटिव है कि प्रॉफिट शेयरिंग, नाम से पता चल रहा है प्रॉफिट शेयर करना, कि जब कंपनी में जो एम्प्लॉयर हैं वो एम्प्लॉयज़ के साथ, मज़दूरों के साथ उनको सैलरी तो देते हैं, वेजेस तो देते ही हैं, बट उसके साथ साथ अगर वो अच्छा काम करते हैं और प्रॉफिट बहुत ज़्यादा बढ़ता है तो प्रॉफिट का एक पार्ट जो है वो वर्कर्स को, एम्प्लॉयज़ को भी देते हैं, जो कि फ़िक्स कर दिया जाता है कि इतना परसेंट से ज़्यादा अगर प्रॉफिट होता है तो आपको प्रॉफिट में भी शेयर मिलेगा। और इससे क्या एडवांटेज होता है कि उनको लगता है कि हमें एफ़र्ट्स करने हैं, प्रोडक्शन बढ़ाना है ना, प्रॉफिट बढ़ाने की कोशिश करनी है क्योंकि उनको इन एडिशन टू देयर सैलरी और वेजेस उनको वो भी एक्स्ट्रा उनको मिलता है। तो ये बहुत बड़ा इंसेंटिव होता है, बहुत अच्छा इंसेंटिव है, जिसमें कि जो है प्रॉफिट का कुछ पार्ट वर्कर्स को दिया जाता है। और इससे क्या होता है कि वेस्टेज भी रुकती है, कोशिश करते हैं वो कोस्ट को कम करने की। तो जो वेस्टेज मटेरियल में होता है या जैसे एम्प्लॉयज़ आइडियल टाइम बैठे रहते हैं, खाली बैठे रहते हैं, वो कोशिश करते हैं कि वो ना बैठें। आप देखिए जो डेफिनेशन दी है आपकी बुक में, प्रॉफिट शेयरिंग इज़ एन अरेंजमेंट एंटर्ड इनटू बाय विच द एम्प्लॉयज़ रिसीव अ शेयर फिक्स्ड इन एडवांस ऑफ प्रॉफिट, है ना, कि उनको फिक्स प्रॉफिट का शेयर दे दिया जाता है एम्प्लॉयज़ को, तो उसको हम क्या कहते हैं, प्रॉफिट शेयरिंग। तो ये एग्रीमेंट है एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय के बीच में, जिसमें कि ये डिसाइड किया जाता है कि उनको कितना परसेंट प्रॉफिट का शेयर दिया जाएगा। आप देखिए इसकी क्या फ़ीचर्स हैं। सबसे पहला एग्रीमेंट होता है एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय के बीच में, है ना, और उसमें ये डिसाइड किया जाता है कि क्या दिया जाएगा और कितना दिया जाएगा। तो यहाँ पर जो वर्कर्स हैं उनको बाजार दर पर मजदूरी के अतिरिक्त लाभ प्रेरणा देने के लिए दिया जाता है ना, कि यहाँ पर उनको सैलरी और वेजेस के अलावा उनको ये दिया जाता है और परसेंटेज फिक्स कर दी जाती है, प्रॉफिट का कितने परसेंट उनको दिया जाएगा। बाद में जो एम्प्लॉयर है वो इस परसेंटेज में चेंज नहीं कर सकता, है ना। और एम्प्लॉय को प्रॉफिट का जो पार्ट दिया जा रहा है वो इंडस्ट्रियल जो यूनिट है उसके टोटल प्रॉफिट या उसका जो डिविडेंड है उसके ऊपर बेस्ड होता है ना। तो इसमें जो एम्प्लॉयज़ हैं वो ओनली प्रॉफिट में मतलब भागीदार नहीं होते, मतलब ओनली प्रॉफिट में भागीदार होते हैं, प्लस उनको साथ उनको वेजेस भी मिलती है, लेकिन हानि में, लॉसेस में उनका कोई हिस्सा नहीं होता, है ना। और ये लाभ सिर्फ एम्प्लॉय को मिलता है, वर्कर्स को मिलता है, प्रबंध वर्ग को नहीं मिलता, जो मैनेजर्स हैं उनको नहीं मिलता, सिर्फ वर्कर्स को मिलता है। तो इसमें जो हर एम्प्लॉय को बिना किसी भेदभाव के, कोई बायसनेस नहीं होती, बिना किसी भेदभाव के ये शेयर उनको दे दिया जाता है। और इसमें जब भी प्रॉफिट का डिस्ट्रीब्यूशन होता है तो उनकी ये नहीं देखा जाता किसकी क्या क्वालिफ़िकेशन है या कि कोई कितना कैपेबल है, किसने कितना कंट्रीब्यूट किया, है ना, इक्वली सबको डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाता है। और जो प्रॉफिट का अमाउंट है वो पीएफ में भी जमा किया जा सकता है और कैश में भी दिया जा सकता है, जैसा भी एग्रीमेंट में लिखा है ना। जितने भी एम्प्लॉयज़ हैं उनको अपने हिस्से की पूर्व जानकारी होती है कि उनको कितना परसेंट शेयर का मिलना है। आप देखिए जो प्रॉफिट पार्टिसिपेशन है या प्रॉफिट शेयरिंग है वो किस फॉर्म में हो सकती है। पहला है इंडस्ट्री बेसिस, कि जिसमें ये देखा जाता है कि एक ही इंडस्ट्री की डिफरेंट यूनिट्स में जितना भी एक्स्ट्रा प्रॉफिट हुआ उसको उसी इंडस्ट्री के जितने भी एम्प्लॉयज़ हैं सब में इक्वल बांट दिया जाता है। सेकंड क्राइटेरिया हो सकता है लोकेलिटी बेसिस, कि एक ही एरिया में जितनी भी कंपनीज़ हैं, है ना, जितने भी यूनिट्स हैं उस कंपनी की, उनके प्रॉफिट को इकट्ठा करके फिर जितने एम्प्लॉयज़ हैं उनमें इकट्ठा एक परसेंटेज के बेस पर डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाता है। तीसरा इंडस्ट्री कम लोकेलिटी, जिसमें इंडस्ट्री भी देखी जाती है और लोकेलिटी भी देखी जाती है, कि एक स्पेसिफिक एरिया में एक इंडस्ट्री से रिलेटेड जितने भी यूनिट्स हैं उन सब के प्रॉफिट को उनके जितने भी एम्प्लॉयज़ हैं उनमें एक फ़िक्स परसेंटेज की फॉर्म में जो प्री डिटरमाइंड होती है डिस्ट्रीब्यूट कर दी जाती है। नेक्स्ट है यूनिट बेसिस, कि जिसमें क्या होता है कि एक इंडस्ट्री की डिफरेंट यूनिट्स का जो लाभ है, जो प्रॉफिट है, वो अलग अलग निकाल लिया जाता है और इसका एक सर्टेन जो शेयर है वो एम्प्लॉयज़ में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाता है। तो इसमें यूनिट बेसिस होता है। और एक डिपार्टमेंट बेसिस होता है, कि एक ही कंपनी में जो अलग अलग डिपार्टमेंट है एक ही कंपनी के, तो अलग अलग डिपार्टमेंट के प्रॉफिट्स को अलग अलग निकाल कर फिर उसके एम्प्लॉयज़ को अलग अलग बांटना। और एक इंडिविजुअल बेसिस है, इसमें टोटल जो प्रॉफिट है उसका जो एक प्री डिटरमाइंड शेयर है वो निकाल कर उनकी एफिशिएंसी के बेस पर उनको प्रोवाइड करना,
है ना। तो इसमें अलग अलग हो सकता है कि जो भी एग्रीमेंट हुआ है उसके अकॉर्डिंग। आप देखो इसके क्या एडवांटेज है। आई थिंक मीनिंग तो क्लियर हो गया होगा कि जब प्रॉफिट का कुछ पार्ट मतलब एग्रीमेंट किया जाता है एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय के बीच में कि उनको सैलरी और वेजेस के अलावा जो प्रॉफिट कंपनी अर्न कर रही है ना, उसका कुछ पार्ट उनको शेयर के फॉर्म में मिलेगा, प्रॉफिट शेयर के फॉर्म में मिलेगा, और वो इन एडिशन टू देयर वेजेस और सैलरी होगा, तो उसको हम कहते हैं प्रॉफिट शेयरिंग। आप देखिए इसके क्या एडवांटेज हैं। सबसे पहला इंडस्ट्रियल पीस रहती है, शांति रहती है, रिलेशन बिटवीन एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉय वो अच्छे बनते हैं, है ना, क्योंकि उनको लगता है कि कुछ एडिशन में उनको मिल रहा है, कुछ ज़्यादा सैलरी मिलती है, तो वो कंपनी को अपना समझने लगते हैं, अपना समझकर काम करते हैं। प्रोडक्शन भी बढ़ता है ऑब्वियसली कि वो ज़्यादा मेहनत से काम करते हैं, है ना, और कोशिश करते हैं कि नंबर ऑफ़ यूनिट्स प्रोड्यूस बढ़ें, और टाइम ख़राब नहीं करते, है ना, बातों में, गॉसिपिंग में, और इसके साथ साथ सिंसियरिटी आती है उनके काम को लेकर, और बचत भी होती है, मितव्ययिता इकोनॉमी, कि वो ये सोचते हैं कि कहीं पर भी कोई वेस्टेज नहीं होनी चाहिए, वेस्टेज होगी तो उनके प्रॉफिट का अमाउंट कम हो जाएगा, है ना। तो मशीनों को भी बड़े सावधानी से, ध्यान से चलाते हैं, रॉ मटेरियल भी जो यूज़ कर रहे हैं उसकी वेस्टेज को रोकते हैं। स्टेबिलिटी इन जॉब, कि वो अपनी जॉब बहुत जल्दी जल्दी बदलते नहीं हैं, बिकॉज़ अगर वो सेटिस्फाइड होंगे तो ऑब्वियसली वो जॉब को नहीं चेंज करेंगे और उसी कंपनी में ही वफादारी से वो काम करेंगे। सुपरविज़न की भी ज़रूरत नहीं होती, है ना, कि ऊपर कोई देखने के लिए पर्सन भी नहीं चाहिए कि वो काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे, वो अपने आप से ही अच्छा काम करेंगे, उनके अंदर अपने आप से ही रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है। और इंडस्ट्रियल डेमोक्रेसी, कि इससे इंडस्ट्रियल डेमोक्रेसी भी की स्थापना भी की जा सकती है, क्योंकि उनको बराबर का हक मिल रहा है, तो वो कई बार सजेशंस भी देते हैं कि ऐसे नहीं, ऐसे होना चाहिए, है ना। तो श्रमिकों की आय, इनकम में भी इंक्रीज़ होता है, और इसके साथ साथ उनकी एफिशिएंसी, उनकी प्रोडक्टिविटी भी बढ़ती है। और सोसाइटी को तो बेनिफिट है ही कि उनका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़ेगा अगर उनकी इनकम बढ़ेगी, है ना, और कम कॉस्ट पर ज़्यादा प्रोडक्शन होगा, तो ऑब्वियसली कंज्यूमर्स के लिए भी बेनिफिशियल है ना, सोसाइटी के लिए बेनिफिशियल है, और नेशन के लिए भी बेनिफिट है ना, क्योंकि जो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़ेगा उससे हमारा ही डेवलपमेंट होगा, है ना, कंट्री का ही। और डिसिप्लिन एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, कि अनुशासन में रहते हैं सभी एम्प्लॉयज़, है ना, और रिस्पॉन्सिबल बन जाते हैं, तो इसलिए उनके सभी काम सही टाइम पर पूरे हो जाते हैं। आप देखिए इसके ड्रॉबैक क्या हैं। सबसे पहला, प्रयास और पुरस्कार में प्रत्यक्ष संबंध का अभाव, मतलब ये नहीं देखा जाता कि रिवॉर्ड मिल रहा है तो किसको मिलना चाहिए, किसने एफर्ट्स किए, है ना, तो लगभग सबको इक्वली बांट दिया जाता है। तो इससे जो एफिशिएंट एम्प्लॉयज़ हैं उनको मोटिवेशन नहीं मिलता, उनको लगता है कि प्रॉफिट का शेयर तो सबको ही मिलना है। और अनसर्टेनिटी होती है ना, प्रॉफिट का अमाउंट कम भी हो सकता है और ज़्यादा भी हो सकता है, डिपेंड करता है कि हुआ कितना। डिले, कि प्रॉफिट या रिवॉर्ड जो भी है मिलने में लेट भी हो सकता है, कि जब एम्प्लॉयर के हाथ में आएगा तभी वो प्रोवाइड करेंगे, है ना, तो उनको लगता है कि काम तो उन्होंने पहले किया, लेकिन उसके जो रिवॉर्ड है उनको वो बाद में मिला। और जैसे बताया, जो एफिशिएंट एम्प्लॉयज़ हैं उनके लिए उपयुक्त नहीं है, क्योंकि उनको ये लगेगा कि काम तो वो करते हैं लेकिन उसका बेनिफिट सबको इक्वली बट जाता है। और इसी तरीके से जो यूनियन है वो भी इसका विरोध करती हैं, उनको ये लगता है कि मतलब उनको ज़्यादा मिलना चाहिए, है ना, क्योंकि उनको ये लगता है कि इससे उनका कंट्रोल वर्कर्स के ऊपर से हट गया, है ना, वर्कर्स के ऊपर से इसका कंट्रोल हट गया, तो इसी वजह से वो भी कोशिश करती है कि इस तरह का डिसीज़न ना लिया जाए। और ऑब्वियसली मैनेजमेंट तो इसको अपोज़ करेंगे ही, क्योंकि मैनेजमेंट को लगता है कि इस प्रॉफिट के ऊपर उनका राइट है, क्योंकि वो डिसीज़न लेते हैं और उसके अकॉर्डिंग काम होता है। और प्रॉफिट का शेयर किसको मिलेगा, एम्प्लॉयज़ को। एम्प्लॉयर भी इसका विरोध करते हैं, क्योंकि एम्प्लॉयर को भी ये लगता है कि ये वन साइडेड स्कीम है, इसमें जो है वो अगर प्रॉफिट में वो शेयर ले रहे हैं तो लॉस में भी उनको शेयर मिलना चाहिए। और जो वर्कर्स हैं वो भी अनसेटिस्फाइड रहते हैं, उनको ही लगता है कि अगर डिप्रेशन हो गया, रिसेशन आ गया, प्रॉफिट कम हो रहे हैं या लॉस हो रहे हैं, तो उनको प्रॉफिट का शेयर क्यों नहीं मिल रहा, तो वो अपनी एक फ़िक्स इनकम उसको मान लेते हैं, तो इसलिए वो भी सेटिस्फाइड नहीं रहते। और मॉरल डिप्रेशन आता है, कई बार जो एम्प्लॉयज़ हैं अगर प्रॉफिट नहीं होते, जैसे रिसेशन आ गया या कस्टमर डिमांड नहीं करे, डिमांड कम हो गई जिसकी वजह से सेल कम हो रही है, तो उनको लगता है कि उनकी इनकम कम हो गई, है ना। और अनसाइंटिफिक बेस है कि इसमें ये नहीं देखा जाता किसने कितना काम किया, बल्कि इक्वल डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाता है, ठीक है। तो ये करना। उसके बाद देखिए नेक्स्ट हमारा आता है, ये एक और कर लेते हैं, को पार्टनरशिप, सहभागिता। आप देखिए सहभागिता में क्या है कि वर्कर्स को या
जो भी एम्प्लॉयज़ हैं उनको प्रॉफिट में शेयर तो दिया ही जाता है, उसके साथ साथ उनको डिसीज़न लेने में भी उनको अपने साथ मिला लिया जाता है। तो सहभागिता में लाभ विभाजन तो होता ही है, नियंत्रण दोनों का समावेश होता है, कंट्रोल शेयरिंग, मतलब उनको मैनेजमेंट में पार्टिसिपेट करने का राइट भी दे दिया जाता है कि जो भी डिसीज़न लिया जाएगा कि क्या करना है, कैसे करना है, तो जिस तरह से जो मैनेजर्स हैं उनको पार्टिसिपेट कराया जाता है, वर्कर से भी पूछा जाता है कि क्या किया जाना चाहिए, वो भी मैनेजमेंट में डिसीज़न मेकिंग में पार्टिसिपेट करते हैं। तो इसलिए हम इसको कहते हैं को पार्टनरशिप, मतलब एक तरह से आपने उनको पार्टनर बना लिया, सहभागी बना लिया, और वो आपको सजेस्ट भी कर सकते हैं कि इसको ऐसे किया जाना चाहिए। अब इसका ऑब्जेक्टिव क्या है? प्रोडक्टिविटी को बढ़ाना, है ना, वर्कर्स को मोटिवेट करना, उनको इंसेंटिव्स प्रोवाइड करना और वर्कर्स को उनके महत्व का आभास कराना, मतलब उनको ये एहसास कराना कि वो कंपनी के वर्कर नहीं हैं, वो कंपनी के पार्टनर हैं, है ना। तो प्रॉफिट में तो शेयर मिलेगा ही, इसके साथ साथ अगर वो कुछ कहना चाहते हैं तो वो कह सकते हैं, और इससे वो सेल्फ सेटिस्फाइड होते हैं, है ना, सेटिस्फेक्शन बढ़ती है उनकी, और इंडस्ट्रियल पीस तो बनी ही रहती है। आप देखो इसकी फ़ीचर्स, इसमें सैलरी तो उनको मिलेगी ही मिलेगी, प्रॉफिट का शेयर भी उनको मिलेगा, और इसके साथ साथ जैसे बताया कि उनको प्रबंध में हिस्सा लेने का अधिकार भी मिलेगा, है ना। तो ये सर्टेन हो जाता है कि मतलब सैलरी के अलावा उनको एक्स्ट्रा इंसेंटिव्स तो मिलेंगे ही, साथ में अगर वो कुछ कहना चाहते हैं, मैनेजमेंट पार्टिसिपेट करना चाहते हैं, तो वो भी उनको पार्टिसिपेट करने का राइट मिल जाता है। अब देखो इसके एडवांटेजेस ऑफ वर्कर्स, कि वर्कर्स को क्या एडवांटेजेस होते हैं, कि वर्कर्स को 3 लाभ होते हैं। एक तो उनको सैलरी मिलती है, सैलरी या वेजेस जो भी दिए जाता है। सेकंड, उनको शेयर होल्डर की फॉर्म में डिविडेंड, और थर्ड उनको डिविडेंड और वी कैन से शेयर ऑफ प्रॉफिट, और थर्ड उनको मैनेजमेंट में पार्टिसिपेट करने का मौका मिल जाता है। तो सेटअप ऑफ इंडस्ट्रियल डेमोक्रेसी की स्थापना भी हो जाती है, क्योंकि जो वर्कर्स हैं उनके साथ जो बिहेवियर होता है वो ह्यूमन बिहेवियर होता है ना, और उनसे भी सजेशंस लिए जाते हैं, और उनको पार्टनर बना दिया जाता है मैनेजमेंट का, कि वो भी अगर कुछ सलाह देना चाहें तो वो दे सकते हैं। एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय के रिलेशन अच्छे हो जाते हैं, है ना, एम्प्लॉयज़ भी अपने रिस्पॉन्सिबिलिटी को समझने लग जाते हैं, तो वही सुपरविज़न की ज़रूरत नहीं होती, एम्प्लॉयज़ अपने आप ही अच्छा काम करते हैं और कोशिश करते हैं उनके जो टारगेट है उसको अचीव करने की। इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट, कि वर्कर्स को कैश में नहीं दिया जा रहा बल्कि उनको शेयर्स के फॉर्म में भी दे दिया जाता है प्रॉफिट का हिस्सा, है ना, जिससे उनकी सेविंग भी बढ़ती है और उनकी अपनी फाइनेंशियल पोजीशन भी स्ट्रॉन्ग होती है, और इंडस्ट्री की भी, और अदर बेनिफिट भी मिलते हैं उनको, है ना। अदर बेनिफिट जैसे प्रोडक्शन बढ़ेगा, इकनॉमी मतलब सस्ता कोशिश करेंगे वेस्टेज को रोकने की, है ना। इसी तरह से स्टेबिलिटी आती है उनकी जॉब में, रिस्पॉन्सिबल हो जाते हैं वो पर्सन। आप देखिए क्या कमियां हैं, कि ये जो मेथड है सिर्फ जॉइंट स्टॉक कंपनी जहाँ पर कि शेयर्स हैं उसमें ही प्रयोग में लाई जा सकती है, दूसरियों में नहीं। और जो अनएजुकेटेड पर्सन हैं, अनएजुकेटेड एम्प्लॉयज़ हैं, वो मैनेजमेंट में इंटरफेयर करते हैं, तो उनके काम में बाधा आती है, उद्योग के काम में। और इसी तरह से इफ़ेक्टिव कंट्रोल एम्प्लॉयज़ नहीं कर सकते उसके ऊपर, है ना। उसके लिए उनको क्या चाहिए, जो मैनेजर जो काम कर सकते हैं वो एम्प्लॉयज़ नहीं कर सकते। और श्रमिकों की गतिशीलता में कमी आती है, क्योंकि फिर एम्प्लॉयज़ कंपनी को छोड़कर नहीं जाते, और जो एफिशिएंट नहीं है एम्प्लॉयज़ वो भी कंपनी में ही बने रहते हैं। और श्रमिकों को अपने लाभ की राशि को कहीं और विनियोग करने की स्वतंत्रता नहीं होती, है ना। अगर उन्होंने इसको इन्वेस्ट करना है तो या मतलब उसको, जैसे सपोज़ उनको प्रॉफिट के साथ साथ उनको शेयर दे दिए जाते हैं प्रॉफिट की फॉर्म में, कि आपके 2000 रुपीज़ का प्रॉफिट है, उसके शेयर्स आपको दे दिए, तो वो जो 2000 रुपीज़ के शेयर्स उनको दिए, उनको आगे ट्रांसफ़र करने की छूट नहीं होती। उनको मिनिमम लॉक इन पीरियड बता दिया जाता है कि इतने टाइम तक आपको उनको संभाल के रखना है। अब श्रमिकों का दर्जा जैसे मानते हैं सबसे छोटा होता है, लेकिन प्रबंध में उनकी जो हिस्सेदारी है वो इतनी इफ़ेक्टिव नहीं होती, वो इतने अच्छे सजेशंस नहीं दे सकते, है ना। और इससे ये ट्रेड यूनियन भी इसका विरोध करती हैं, उनको भी लगता है कि इस तरह का पार्टिसिपेशन वर्कर्स का नहीं होना चाहिए। तो आप ये पढ़ना, बाकी एक टॉपिक और रह गया, वो नेक्स्ट लेक्चर में हम